हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग नर्सिंग साइंस की एक स्पेशलाइज विशेषीकृत शाखा होती है जिसके अंतर्गत मेंटली इल पेशेंट से रिलेटेड सर्विसेज जैसे कि प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव, ये चारों प्रकार की सर्विसेज मेंटल हेल्थ नर्सिंग के तहत प्रदान की जाती है। चूँकि मेंटली इल पेशेंट एक सामान्य पेशेंट की तुलना में अलग होता है, उसकी आवश्यकताएं अलग होती है, उसकी नीड अलग होती है और उसको जो केयर प्रदान करने में हमें विशेष प्रकार के नॉलेज या स्किल और नॉलेज का एक विशेष एस्पेक्ट हमें पता होना चाहिए। इसलिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें नर्सिंग केयर में हेल्प करते हैं कि किस प्रकार एक मेंटली इल पेशेंट की केयर में सामान्य पेशेंट की तुलना में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज एक्सेप्ट द पेशेंट एज ही और सी इज। मीन्स कि पेशेंट किसी भी रूप में आए कि उसका भले ही उसका बिहेवियर अबनॉर्मल हो या पेशेंट की मेंटल कंडीशन जिस प्रकार की हो, हमें उसको एक्सेप्ट करना ही चाहिए। अवॉइड अबनॉर्मल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर ऑफ पेशेंट। चूँकि पेशेंट मेंटली इल होता है इसलिए उसमें कई प्रकार के अबनॉर्मल बिहेवियर हो सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, उसके अबनॉर्मल बिहेवियर को अवॉइड करते हुए उसको एक्सेप्ट करना है। इट इज़ नर्सेज ड्यूटी टू एक्सेप्टिंग द पेशेंट एज ही इज़ बिकॉज हिज अबनॉर्मल बिहेवियर इज़ ड्यू टू मेंटल इलनेस। नर्स की ड्यूटी होती है कि वो पेशेंट को एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे, क्योंकि पेशेंट का जो अबनॉर्मल बिहेवियर है वो जानबूझ के नहीं कर रहा होता है, उसके मानसिक रोग के कारण उसका व्यवहार असामान्य हो जाता है। सो हमें असामान्य व्यवहार को अवॉइड करते हुए पेशेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए। असेस द नीड ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट है कि पेशेंट की जो नीड है उसको आइडेंटिफाई करे, उसको असेस करे। प्लान टू फुलफिल नीड ऑफ क्लाइंट एंड इम्प्लीमेंट इट। नेक्स्ट है कि जो पेशेंट की जो नीड है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उसकी नीड को पूरा करने के लिए प्लानिंग क्या करनी है और किस प्रकार उसको इम्प्लीमेंट करना ताकि पेशेंट की प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर सके। दूसरा प्रिंसिपल है यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज ए थेराप्यूटिक टूल। जो अपना एक्सपीरियंस है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो एक इम्पोर्टेंट टूल है जो पेशेंट की प्रॉब्लम को दूर करने में हमें मदद करता है। नर्स शुड यूज हर एक्सपीरियंसेस टू अंडरस्टैंड क्लाइंट्स डिफरेंट इमोशंस एंड बिहेवियर। पेशेंट के अलग अलग जो इमोशंस, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं, पेशेंट के जो व्यवहार है, उनको समझने में हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा एक्सपीरियंस बहुत यूज़फुल रहता है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कॉज ऑफ क्लाइंट्स प्रेजेंट बिहेवियर। हमारे एक्सपीरियंस के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा हम पेशेंट का जो बिहेवियर है उसका जो कारण क्या है उसको अपन आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प्स टू प्रिडिक्ट और गेस द फोर्थ कमिंग बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट। इस प्रकार सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के द्वारा हम पेशेंट का आने वाला व्यवहार क्या हो सकता है उसको अपन गेस कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं। सो थेराप्यूटिक पर्पज़ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बहुत महत्वपूर्ण टूल होता है। थर्ड वन, यूज कॉन्स्टेंट बिहेवियर टू इंक्रीज क्लाइंट्स फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। पेशेंट को सिक्योर फील करवाने के लिए नर्स को वार्ड में पेशेंट की केयर के दौरान एक समान व्यवहार प्रदर्शित शो करना चाहिए। भाई, नर्स शुड बिहेव विद क्लाइंट इन ए सिमिलर मैनर। अगर पेशेंट के साथ हम एक समान व्यवहार करेंगे तो पेशेंट अपने आप को सिक्योर फील करता है, सुरक्षित महसूस करता है। इट शुड बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअस नर्सिंग केयर राउंड द क्लॉक। और 24 आवर्स राउंड द क्लॉक पेशेंट को कंटिन्यूअस नर्सिंग केयर प्रोवाइड करानी चाहिए जिससे कि पेशेंट सिक्योर रहे। प्रोवाइड लिमिटेड फ्रीडम टू द क्लाइंट्स हु आर वोलेंट एंड बिहेविंग अबनॉर्मली। ऐसे पेशेंट जो वोलेंट उग्र हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं और जिनका व्यवहार असामान्य हो जाता है, ऐसे पेशेंट को जो फ्रीडम है वो कम से कम दे, उनको लिमिट रखे, उनको एक जगह पे आइसोलेट करके रखे ताकि अन्य पेशेंट की सुरक्षा के लिए वो खतरा नहीं बन सके। प्रिंसिपल नंबर 4, गिव रीअश्योरेंस टू द पेशेंट इन एक्सेप्टेबल मैनर।
पेशेंट को हम जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, जो रीअश्योरेंस देते हैं, जो विश्वास भरोसा देते हैं, वो एक्सेप्टेबल मैनर में होना चाहिए, स्वीकार्य रूप में प्रदान करें। फुलफिल इमोशनल नीड्स ऑफ क्लाइंट्स बाय सिट विद क्लाइंट, पेशेंट के साथ कुछ समय बैठ के समय व्यतीत करें। टॉक विद हिम, पेशेंट के साथ बात करें। अलाउ हिम टू टॉक हिज फीलिंग्स, पेशेंट कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, तो उसको इसके लिए अलाउ करें। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू क्लाइंट एंड हिज फैमिली टू डेवलप ट्रस्ट, इसी प्रकार पेशेंट को और उसके परिवार को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करें, जिससे पेशेंट में का भरोसा हम जीत सकते हैं और परिवार का भरोसा जीत सकें। डोंट गिव फॉल्स रीअश्योरेंस लाइक डेट ऑफ हिज क्योर, पेशेंट को कोई झूठा भरोसा, झूठा वायदा नहीं करना चाहिए, जैसे कि हम उसको तारीख दे रहे हैं कि 1 महीने बाद में आप ठीक हो जाओगे, इस तारीख को आप ठीक हो गए, अगर आपकी छुट्टी हो जाएगी। इस प्रकार जब वो तारीख आती है, वो समय आ जाता है, तो पेशेंट उम्मीद करने लगता है, और जब उसका वो काम जो हम कहते हैं वैसा होता नहीं है, तो पेशेंट का जो ट्रस्ट है वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, ट्राई टू चेंज द क्लाइंट्स बिहेवियर थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंसेस, पेशेंट का जो बिहेवियर है हम उसको इमोशनल एक्सपीरियंस के द्वारा चेंज करने का प्रयास करें। नोट बाय द लॉजिकल फैक्ट, पेशेंट को हम तर्क वितर्क के द्वारा, लॉजिकल फैक्ट के द्वारा, क्योंकि मेंटली इल पेशेंट है इसलिए तर्क वितर्क के द्वारा वो इन बातों को नहीं मानता है। अंडरस्टैंड क्लाइंट्स मेंटल कंडीशन, नंबर 1, सबसे पहले पेशेंट की जो मेंटल कंडीशन है उसको हम असेस करें, समझें। यूज इमोशनल एक्सपीरियंस एज ए टूल, और हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको एक टूल की बात में यूज करना चाहिए। असेस अल्टर्ड परसेप्चुअल कैपेसिटी ऑफ क्लाइंट, मेंटल इलनेस के कारण पेशेंट की जो परसेप्शन की जो कैपेसिटी है, समझ की जो क्षमता है, वो बाधित हो जाती है, इसलिए उसको भी असेस करें कि पेशेंट कितना परसीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अवॉइड स्कोल्डिंग द पेशेंट, पेशेंट को अनावश्यक डांटे नहीं। यूज साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंजेज इन क्लाइंट्स बिहेवियर, पेशेंट के व्यवहार में जो वांछित डिजायर्ड हम चेंजेस लाना चाहते हैं उसके लिए कुछ टैक्टिक्स या कुछ युक्तियों का सहारा ले सकते हैं, जैसे साइको ड्रामा, ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डी एडिक्शन और एल्कोहल डिपेंडेंस, ऐसे पेशेंट जो एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक डिपेंडेंस या डी एडिक्शन एडिक्टेड है, उनमें उनको नशा मुक्ति करवाने के लिए या एल्कोहल छुड़वाने के लिए एक रोल प्ले या ड्रामा किया जाता है, जिसके माध्यम से ये उसके जो लॉस होते हैं, क्या क्या उससे जो हानियाँ होती हैं उनके बारे में उसको एक्ट करके बताते हैं, जिससे पेशेंट को लगे कि वास्तव में ये मेरे लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट, सिंपैथेटिक बिहेवियर विद क्लाइंट, हमेशा पेशेंट के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि सिंपैथेटिक बिहेवियर से पेशेंट को अपने ऊपर ट्रस्ट डेवलप होने लगता है और पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है। बिहेव एम्पैथेटिकली विद क्लाइंट, एम्पैथेटिकली मीन्स पेशेंट का जो दुख है, जो पीड़ा है, जो समस्या है, उसको अपनी समस्या मान के उसके साथ व्यवहार प्रदर्शित करे, जिससे कि पेशेंट को का भरोसा अपने ऊपर और बढ़ सके। तो सिंपैथी मीन्स सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार दर्शाना, किसी की पीड़ा में शेयर करना, बांटना, दुख दर्द बांटना, जबकि एम्पैथेटिकली मीन्स सामने वाले के दुख को अपना दुख मान के उसके साथ व्यवहार प्रदर्शित करना। नंबर 6 प्रिंसिपल है, प्रिवेंट unnecessary increase in anxiety in patient by medical and nursing activities, कई प्रकार की नर्सिंग एक्टिविटीज़ के दौरान, मेडिकल एक्टिविटीज़ के दौरान पेशेंट की एंजाइटी बढ़ने का खतरा रहता है, इसलिए नर्सिंग केयर करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। ड्यूरिंग केयर ऑफ क्लाइंट, नर्स शुड अवॉइड फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विच में इंक्रीज क्लाइंट्स एंजाइटी, इन चीज़ों का ध्यान रखें जो एंजाइटी को बढ़ा सकती है। नंबर 1, अवॉइड फॉल्स एश्योरेंस और स्टेटमेंट टू द क्लाइंट, कभी भी पेशेंट को झूठा वायदा या भरोसा या ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे जो फॉल्स और झूठा हो। नंबर 2, अवॉइड एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल एंजाइटी इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट, हम अपनी व्यक्तिगत जो एंजाइटी, अपनी जो पर्सनल समस्याएं हैं स्टाफ की, वो पेशेंट के सामने डिस्कस नहीं करें, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी उसकी एंजाइटी है। अगर हम भी उसको अपनी दुख व्यथा सुनाने लग जाएंगे तो उसको लगेगा कि यहाँ पे मेरी केयर करने के लिए कोई भी कैपेबल नहीं है, खुद एंजाइटी से ग्रसित है। अवॉइड यूज ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, पेशेंट से बात करते समय सिंपल सरल भाषा का प्रयोग करें जो पेशेंट के समझ में आ सके। मेडिकल टर्मिनोलॉजी या जो टेक्निकल जो शब्दावली है उसका प्रयोग नहीं करें। अवॉइड डिस्कशन ऑफ क्लाइंट्स डेफिशिएंसी,
पेशेंट से बातचीत करते समय कभी पेशेंट की कमियों के बारे में डिस्कस नहीं करें, क्योंकि उसको अपना उसकी खुद की कमियां गिनाएंगे तो पेशेंट डीमोटिवेटेड होता है, पेशेंट में एंजाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ती है। डू नॉट असाइन क्लाइंट डिफ़िकल्ट टास्क इन विच ही मे फेल और रिपीटेडली ही मे फेल। पेशेंट को जब अपन कोई काम असाइन करते हैं, कोई टास्क देते हैं, तो ऐसा सिंपल टास्क दे जो उसको पूरा कर सके, क्योंकि मुश्किल काम उसको देंगे वो बार बार फेल होगा, जिससे उसमें एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ती जाती है, चिंता का भाव बढ़ता है। अवॉइड थ्रेटनिंग टू दी क्लाइंट, पेशेंट को अनावश्यक धमकियाँ नहीं दे। अवॉइड फिजिकल और मेंटल टॉर्चरिंग ऑफ द क्लाइंट इफ़ ही एग्जिबिट्स सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। मेंटल इलनेस के कारण पेशेंट कई बार सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेव शो करता है, ऐसे व्यवहार प्रदर्शित करता है जो सोशली सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंट को फिजिकल या मेंटल टॉर्चर नहीं करना चाहिए। इन्फॉर्म क्लाइंट अबाउट रूटीन एक्टिविटीज़, नॉर्म्स एंड प्रोसेस ऑफ वार्ड्स। जो वार्ड है उसमें अलग अलग प्रकार की जो प्रोसीजर होती है, क्या क्या वार्ड्स के नियम है, क्या क्या एक्टिविटी दिन में रहती है, तो दैनिक दिनचर्या के बारे में, वार्ड के नियम कानूनों के बारे में और वार्ड की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में पेशेंट को हमें बताना चाहिए, जिससे कि पेशेंट अवेयर रहे और किसी प्रकार की अनर्गल समस्या का सामना उसको नहीं करना पड़े। इन्फॉर्म क्लाइंट अबाउट रूटीन एक्टिविटीज़, नॉर्म्स एंड प्रोसेस ऑफ वार्ड्स, इस प्रकार हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। मेंटेन थेराप्यूटिक IPR एंड देन ओनली आस्क अबाउट हिज फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। जब भी हम पेशेंट से बात करें, हम उसके परिवार के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि परिवार से उसके बारे में जानकारी मिलते हैं, उसके पुराने जो रोज़गार था उससे रिलेटेड हम जानकारी लेते हैं। लेकिन इससे पहले हमें पेशेंट के साथ थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे से डेवलप करने होंगे, तभी पेशेंट सही जानकारी हमें दे पाएगा। नंबर 7 प्रिंसिपल है मेंटेन थेराप्यूटिक एंड रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नर्स और पेशेंट की जो रिलेशनशिप होती है वो उसका एम होता है पेशेंट की नीड को पूरा करना, पेशेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करना। तो इस प्रकार हमारी जो रिलेशनशिप है वो थेराप्यूटिक होनी चाहिए, जिससे पेशेंट का भला हो सके, और रियलिस्टिक होनी चाहिए। थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप एम्स टू फुलफिल क्लाइंट्स फिजिकल एंड इमोशनल नीड। थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है पेशेंट की फिजिकल और इमोशनल नीड को पूरा करना। इट हेल्प्स टू फुलफिल क्लाइंट्स नीड इन ए प्लान्ड मैनर। थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के द्वारा प्लानिंग के थ्रू पेशेंट की नीड को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। नर्स शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स टू मेंटेन थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। पेशेंट के साथ थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए हमें अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स रखना चाहिए, क्योंकि अच्छी स्किल्स के द्वारा हम आसानी से अपनी बात पेशेंट को समझा सकते हैं और पेशेंट की मन की बात आसानी से हम बाहर निकलवा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टूल है। अवॉइड अननेसेसरी रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। हमारा एकमात्र ऑब्जेक्टिव है पेशेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करना, पेशेंट की नीड को पूरा करना, इसलिए पेशेंट के साथ अननेसेसरी अपने को रिलेशनशिप डेवलप नहीं करनी चाहिए। थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप शुड बी पीरियडिकली असेस्ड एंड इफ नीडेड इट शुड बी मॉडिफाइड। तो थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को समय समय पर असेस किया जाता है। अगर हमें लगता है कि कुछ चेंजेस करने तो हमें वो करने चाहिए। नंबर नेक्स्ट प्रिंसिपल मेंटेन ए स्किल्ड ऑब्जर्वर एंड नॉन जजमेंटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स बिहेवियर। पेशेंट के बिहेवियर का अध्ययन करते समय, पेशेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते समय हमें एक अच्छा स्किल्ड ऑब्जर्वर की भूमिका निभानी चाहिए, और उसका बिहेवियर को असेस करते समय हमें नॉन जजमेंटल रहना है। मीन्स उसका बिहेवियर अच्छा या बुरा है, राइट है या रॉन्ग है, वो हमें जज नहीं करना है। हमें सिर्फ बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है कि उसका पैटर्न क्या, किस प्रकार का बिहेवियर पेशेंट शो कर रहा है। अवॉइड वेदर एग्री और डिसएग्री विद क्लाइंट्स फीलिंग्स। कभी भी पेशेंट की फीलिंग्स को एग्री और डिसएग्री, उससे सहमत है या असहमत, इस रूप में हमें नहीं प्रकट करना है। नर्स शुड ऑब्जर्व बिहेवियरल चेंजेस इन क्लाइंट एंड इन्फॉर्म टू द साइकेट्रिस्ट। यदि इस ऑब्जर्वेशन के दौरान पेशेंट में कुछ असामान्यता बिहेवियर में दिखाई देती, कोई नया बिहेवियर पेशेंट शो करता है, कुछ इंप्रूवमेंट होता है, जो कुछ बिहेवियर हमें देखने को मिलता है, साइकेट्रिस्ट को इन्फॉर्म करे जाए ताकि उसके जो ट्रीटमेंट प्लान है उसमें उचित बदलाव किया जा सके। नर्स
शुड इंट्रोस्पेक्ट herself टू चेक हर इमोशनल स्ट्रेंथ। मेंटली इल पेशेंट की नर्सिंग केयर करते समय नर्स को खुद को भी इमोशनली स्ट्रेंथ रहना ज़रूरी है। इसलिए ये खुद से इंट्रोस्पेक्ट करे, आत्मसात करे, खुद से सवाल पूछे कि क्या मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग हूँ या मुझे और कुछ चेंजेस लाने हैं जिससे पेशेंट की केयर बेटर हो सके। नंबर नेक्स्ट और 9th प्रिंसिपल है अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स एज मच एज पॉसिबल। जितना संभव हो फिजिकल और वर्बल फोर्स बलपूर्वक इस प्रकार का बल प्रयोग नहीं करें। फिजिकल एंड वर्बल फोर्स में इंजूर क्लाइंट मेंटली, सो कीप इन माइंड। हम अगर फिजिकली फोर्स लगा रहे हैं, वर्बली बहुत चिल्ला रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से पेशेंट को डांट रहे हैं, तो इससे पेशेंट मेंटली इंजूर हो सकता है। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है, नंबर 1 होल्ड क्लाइंट क्विकली, फर्मली एंड स्किलफुली बाय हेल्प ऑफ अदर पीपल वाइल गिविंग एनी थेरेपी। जहाँ तक संभव है हम फिजिकली फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन कुछ थेरेपी देते समय या कुछ विशेष प्रकार की ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं और पेशेंट जैसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दे रहे हैं या पेशेंट में और कोई थेरेपी अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं और हमें लगता है कि पेशेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब हम पेशेंट को क्विकली अपन होल्ड करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते और मजबूती से उसको पकड़ के रखते हैं। स्किलफुली बाय हेल्प ऑफ अदर पीपल वाइल गिविंग थेरेपी, और अन्य लोगों की अपन सहायता लेकर पेशेंट को होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। अकेले ये एफर्ट नहीं करें। नर्स शुड नॉट गेट एंग्री वाइल होल्डिंग द क्लाइंट। जब हम पेशेंट को पकड़ के रखते हैं तब नर्स को अनावश्यक गुस्सा नहीं करना चाहिए। अलाउ क्लाइंट टू मिंगल विद अदर क्लाइंट्स व्हेन ही गेट्स नॉर्मल अगेन। जब पेशेंट का बिहेवियर नॉर्मल होने लगता है तो अन्य रोगियों के साथ, अन्य लोगों के साथ उसको घुलने मिलने दिया जाए, जिससे कि पेशेंट रिलैक्स फील करे, उसकी एंजाइटी नहीं हो। फुलफिल क्लाइंट्स नीड नॉर्मली टू अवॉइड अननेसेसरी इंक्रीज इन क्लाइंट्स अनइजीनेस एंड एंजाइटी। पेशेंट की जो बेसिक नीड है उनको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, जिससे अनावश्यक रूप से पेशेंट में असुविधाजनक उसको फीलिंग, अनइजीनेस फील नहीं हो और उसकी एंजाइटी नहीं बढ़े। अवॉइड रिमेंबरिंग द क्लाइंट अबाउट प्रीवियस अबनॉर्मल बिहेवियर आफ्टर गेटिंग नॉर्मल आफ्टर थेरेपी। कभी कभी पेशेंट का बिहेवियर अबनॉर्मल होता है, उसको थेरेपी देने के बाद उसका बिहेवियर नॉर्मल हो जाता है, तो कभी भी पेशेंट को नॉर्मल होने के बाद उसके पुराने अबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में चर्चा नहीं करें, जिससे कि पेशेंट वापस उसकी कंडीशन में और ज़्यादा वर्स या उसकी कंडीशन ख़राब नहीं हो सके। उसके सामने हमेशा पॉजिटिव और अच्छी बातें करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्लाइंट शुड बी ट्रीटेड एज एन इंडिविजुअल विद हिज इंडिविजुअल नीड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग। हर एक क्लाइंट स्पेसिफिक होता है, हर एक पेशेंट इंडिविजुअल होता है, इसलिए उसको इंडिविजुअल रूप में ही ट्रीट करे, अर्थात हर पेशेंट की इंडिविजुअल नीड अलग अलग होती है। प्रोवाइड नर्सिंग केयर एज पर क्लाइंट्स इंडिविजुअल नीड्स आफ्टर असेसिंग क्लाइंट्स सिम्टम्स। पेशेंट के सिम्टम्स को असेस करने के बाद उसकी नीड को आइडेंटिफाई करे, इस पर्टिकुलर पेशेंट की आवश्यकता क्या, उसी अनुसार उसकी केयर करनी चाहिए। नर्सिंग केयर शुड बी बेस्ड ऑन क्लाइंट नीड, नॉट ऑन सिम्टम्स, बिकॉज clients exhibiting same symptoms may have different needs। पेशेंट की नर्सिंग केयर करते समय कई रोगियों के लक्षण समान हो सकते हैं, सिम्टम्स तो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बट उनकी एज अलग है, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग है, उनकी फिजिकल आवश्यकताएं अलग है, तो सिम्टम्स समान होते भी उनकी केयर नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सिम्टम बेस्ड नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सिम्टम्स तो सेम प्रदर्शन हो सकते हैं लोगों में, लेकिन उनकी आवश्यकताएं डिफरेंट होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है एक्सप्लेन अबाउट प्रोसीजर्स एंड वार्ड रूटीन्स टू द क्लाइंट्स अकॉर्डिंग देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब हम पेशेंट को कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जब हम पेशेंट को कोई प्रोसीजर के बारे में बता रहे हैं, वार्ड के रूटीन्स के बारे में बता रहे हैं या कोई जानकारी दे रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखें कि पेशेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसका लेवल हमें पता रहना चाहिए। हमारी भाषा इतनी सिंपल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, जो पेशेंट के आसानी से समझ में आ सके। टर्मिनोलॉजी का यूज कम से कम करें, जिस भाषा में पेशेंट समझे उसको उसी भाषा में समझाएं, ये हमारी ड्यूटी होती है। क्लाइंट हैज़ राइट टू नो अबाउट द थेरेपी एंड प्रोसीजर टू बी गिवन। पेशेंट को क्या थेरेपी दी जा रही है, कौन सी प्रोसेस होने वाली, पेशेंट का राइट बनता है कि वो इसके बारे में उसको जानकारी मिलनी चाहिए। इट हेल्प्स टू विन क्लाइंट्स ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन ड्यूरिंग प्रोसीजर्स। अगर प्रोसीजर से पहले या थेरेपी से पहले पेशेंट को
उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो पेशेंट रिलैक्स फील करता है, पेशेंट अपने ऊपर ट्रस्ट करता है और पेशेंट का इस प्रकार हम ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो सकते हैं। और जब पेशेंट हमें ट्रस्ट करने लगता है तो उस थेरेपी के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान वो कोऑपरेटिव रहता है, सहयोग प्रदान करता है। इट आल्सो हेल्प्स टू डिक्रीज क्लाइंट्स एंजाइटी अबाउट थेरेपी और प्रोसीजर। जब भी कोई प्रोसीजर होती है, थेरेपी होती है, नेचुरली किसी भी पेशेंट में एक एंजाइटी का भाव रहता है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो अगर हम पहले से एक्सप्लेन कर देते हैं उसके बारे में जानकारी, तो पेशेंट रिलैक्स फील होता है कि हाँ ये प्रोसेस आगे होने वाली होती है। नंबर नेक्स्ट प्रिंसिपल, नर्सिंग केयर ऑफ मेंटली इल क्लाइंट्स शुड बी बेस्ड ऑन बेसिक नर्सिंग प्रिंसिपल्स। भले ही पेशेंट मेंटली इल है, जनरल पेशेंट नहीं है, लेकिन नर्सिंग केयर के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो यहाँ पे सारे लागू होते हैं। अर्थात हमें पेशेंट, मेंटली इल पेशेंट की नर्सिंग केयर करते समय भी नर्सिंग केयर के जो बेसिक प्रिंसिपल है उनका ध्यान रखना है। नंबर 1, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट। पेशेंट की गोपनीयता की का पूरा ध्यान रखे, गोपनीयता को भंग नहीं करे, पेशेंट की जो निजता है उसकी गोपनीय चीज़ों को आउट नहीं करे, जैसा कि अपन जनरली करते हैं। मेंटेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ क्लाइंट। मेंटली इल पेशेंट की सेफ्टी और सुरक्षा का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए पेशेंट की सुरक्षा का और उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। मेंटेन कंफर्ट ऑफ द क्लाइंट। पेशेंट को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड करे और पेशेंट के कंफर्ट का पूरा ध्यान रखे। अगर पेशेंट ओल्ड एज है या पेशेंट मूवमेंट कम कर पाता है तो उसमें फ्रिक्वेंटली उसकी पोजीशन ही चेंज करना और पेशेंट की जो बेडशीट वगैरह है, मेट्रेस, उनका पूरा प्रॉपर्ली ध्यान रखे। तो पेशेंट का कंफर्ट जनरली अपन रखते हैं वैसे ही यहाँ पर भी इसको रखें। मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ क्लाइंट। पेशेंट के अच्छे मेंटल हेल्थ के लिए, अच्छे फिजिकल हेल्थ के लिए पेशेंट का न्यूट्रिशनल लेवल अच्छा होना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए इसका पूरा ध्यान रखें। मेंटेन पर्सनल हाइजीन ऑफ क्लाइंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेंटली इल पेशेंट पर्सनल हाइजीन में पुअर होते हैं जनरली, इसलिए हमें उसकी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर वाइल नर्सिंग केयर ऑफ ए मेंटली इल क्लाइंट। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जो नर्सिंग केयर में हमें ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, नर्स शुड केयरफुली लिसन टू द क्लाइंट एंड हिज रिलेटिव्स। जब पेशेंट कोई बात कर रहा होता है, कोई बताना चाहता है, कोई जानकारी देना चाहता है, उसको हम सावधानीपूर्वक सुने, लाइटली या मजाक में नहीं ले। और जब उसके रिलेटिव्स भी कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं जो पेशेंट की केयर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है, तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। नर्स शुड हैव मीनिंगफुल कम्युनिकेशन विद क्लाइंट। जब भी हम पेशेंट से बात करें तो उसका एक एम होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अनावश्यक पेशेंट के साथ गप्पे लगाना या टाइम पास के लिए पेशेंट से कम्युनिकेशन करने से पेशेंट नेगेटिव, उसका जो फीडबैक नेगेटिव होता है और पेशेंट में एक नेगेटिविज्म डेवलप होने लगता है। नर्स शुड हैव ओनली प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद क्लाइंट, नॉट पर्सनली। पेशेंट से किसी प्रकार का लालच नहीं रखे, पेशेंट से पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप नहीं करनी चाहिए। हमारा एकमात्र प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव है पेशेंट की नीड को पूरा करना, पेशेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करना, उसकी जो समस्या है उसके समाधान के लिए प्रयास करना। नर्स शुड अवॉइड कन्वर्सेशन ऑन सेंसिटिव इश्यूज ऑफ द क्लाइंट बिकॉज इट इंक्रीज एंजाइटी एंड डिटोरियोरेट मेंटल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट। पेशेंट की पुरानी लाइफ से, पेशेंट के किसी रोजगार से कोई ऐसा सेंसिटिव संवेदनशील इश्यू हो तो पेशेंट के सामने उसको कन्वर्सेशन नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसे सेंसिटिव इश्यू को करेंगे तो पेशेंट उसी काल में, उसी समय में चला जाता है वापस से, और उस सेंसिटिव इश्यू से वो इरिटेट होने लगता है, उसको वो बातें वापस याद आने लगती है, जिससे पेशेंट की एंजाइटी बढ़ती है, उसकी मानसिक स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसलिए सेंसिटिव इश्यू को बात करने से बचें। तो ये जो नर्सिंग प्रिंसिपल्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें नर्सिंग केयर में परफेक्ट कर सकते हैं। और नर्सिंग केयर करते समय हमें, अगर हम इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हुए नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं तो पेशेंट की जो नीड है वो पूरा हो सकती है। पेशेंट का जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसको अपन कम कर सकते हैं, पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन को हम रोक सकते हैं और पेशेंट को एक बेटर नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे पेशेंट का मेंटल जो हेल्थ है वो जल्दी से इम्प्रूवमेंट हो सके। तो प्रिवेंटिव केयर हो, चाहे प्रोमोटिव केयर हो, चाहे रिहेबिलिटेटिव केयर हो, सभी प्रकार की नर्सिंग केयर मेंटल पेशेंट को देते समय इन बेसिक प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।
और यदि आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स या अन्य किसी फैमिली मेम्बर्स के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो का लिंक उन लोगों तक भी शेयर करें जिससे उनको भी इस नॉलेज के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।